हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितिन कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस में। दोस्तों, हमने ये जो है वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक पीरियड्स, आज हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एसएससी रेलवेज या अदर कॉम्पिटिटिव के एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हड़प्पन के बारे में जाना था, मोहनजोदारो, लोथल और कालीबंगा के बारे में भी जाना था। तो 900 बीसी में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी थी और 500 बीसी के बाद पूरी तरह से कम्प्लीटली मतलब समझिए डिक्लाइन कर गई। अब जो शुरू होता है हमारा वैदिक एज, वैदिक पीरियड हमारा शुरू होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग वैदिक पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो हम लोग उनके इंट्रोडक्शन और ओरिजिन्स के बारे में भी जानेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि वैदिक एज कितने क्लास क्लास में उसका डिवाइड है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सोशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रिलीजन्स पढ़ेंगे और वैदिक टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये सब हम इस वीडियो के एंड में मतलब समझ लीजिए पूरा कवर कर देंगे। और दोस्तों, आर्यन आर्यन इन्वेंशन थ्योरी भी इस वीडियो के आखिरी में हम लोग जानेंगे। आप कहोगे आखिरी में क्यों? क्योंकि ये दरअसल आखिरी में ही है, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे इस वीडियो के आखिरी में। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे दोस्तों और आप लोग रेगुलर अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो हमारा वैदिक एज है वो दरअसल आफ्टर इंडस वाली सिविलाइजेशन के बाद शुरू हुआ था, जैसा कि हमने जाना। और मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो को दरअसल बनाने का कि देखिए हमारा जो है वैदिक कल्चर और वैदिक एज, ये दरअसल आना चाहिए आपका इंडस वाले सिविलाइजेशन के बाद, लेकिन मैंने सारे एंसेंट हिस्ट्री जब कवर किया तो उसके आखिरी में मैं ये क्यों इस टॉपिक पे लेके आया हूँ। मैं भूला नहीं था दोस्तों, मेरा मेन मोटिव था दरअसल आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि क्या मिसलीडिंग किया गया है हमारे हिस्ट्री के साथ। और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया क्योंकि आप अब पढ़ चुके पूरे एंसेंट हिस्ट्री के बारे में। हमारे जो भी इंडियन हिस्ट्री एशियंट हिस्ट्री है आप इंडियन का, वो सब आप जान चुके हो। तो कोई भी अगर मैं बात बताऊंगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और कोई कम्प्लेक्स नहीं लगी और अच्छे से समझ में आएगी। तो हम लोग वीडियो के आखिरी में बात करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है और टॉपिक से थोड़ा अलग हट के है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस पे। तो देखिए वैदिक जो एज है हमारा 1500 बीसी से आपका 600 बीसी तक रहा। शुरू हुआ था आपका 1500 बीसी से 600 बीसी तक। और ये दरअसल जो सभ्यता है दोस्तों, ये आफ्टर डिक्लाइन कब हुआ था? जब 1500 बीसी में जब इंडस वाली सिविलाइजेशन पूरी तरह से कम्प्लीटली डिक्लाइन हो गई थी तो ये सभ्यता शुरू हुई थी। इसको दरअसल वैदिक एज को स्टार्ट करने वाले आर्यन और इंडो आर्यन कहा जाता है दोस्तों। ये दरअसल बहुत लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि इनके ओरिजिन के बारे में, क्योंकि देखिए बहुत लोगों का अलग अलग थ्योरी है। कोई कहते हैं कि ये अफ्रीका से आए हैं, कोई कहते हैं ये लोग ईरान से आए हैं, क्योंकि ईरान की भी एक होली बुक है जिसका नाम है जेडन अवस्था। उसमें भी लिखा है कि जो उनकी एक होली बुक है, यार नाम याद रखना, मैं लिख दे रहा हूँ। जेडन अवस्था, ठीक है। ये दरअसल ईरान की एक होली बुक है। ये इनका कहना है कि ये दरअसल जो आर्यन थे वो इंडिया में आए थे ईरान के ज़रिए माइग्रेट होके, ठीक है। लेकिन ये दरअसल नहीं एक्सेप्टेड है क्योंकि ये बहुत बाद आई बुक, बहुत बाद आई थी। तो कुछ लोग का अपना अपना थ्योरी है, एक उनमें से एक है जो ब्रिटिश का दिया हुआ है और हमें बांटने की भी कोशिश की थी। हालांकि वो है आर्यन इन्वेशन थ्योरी, जो कि बहुत ही समझ लीजिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग उस वीडियो के आखिरी में ही बात करेंगे क्योंकि ये भी सिलेबस में नहीं है हमारा। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है हमारा वो है दरअसल मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर कहते हैं कि जो हमारे आर्यन थे वो दरअसल साउथर्न रसिया से आए थे और सेंट्रल एशिया से आए होंगे, क्योंकि इनका मानना है कि देखो मैक्स मुलर के बारे में बता दूँ ये है कौन। तो ये दरअसल फिजियोलॉजिस्ट हैं जर्मन, और ये दरअसल लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये दरअसल पढ़े हैं। और ये दरअसल लैंग्वेज में इनकी बहुत बड़ा इंटरेस्ट था और इनको बहुत सारी लैंग्वेज आती है, जैसे लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, संस्कृत, अरबियन, फारसियन, ये सब लैंग्वेज इनको आती है। तो ये दरअसल बहुत अच्छे एक संस्कृत लवर भी हैं मैक्स मुलर। तो ये कहते हैं कि लैंग्वेज की सिमिलरिटी को देख के जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं, जैसे कि लैटिन, ग्रीक जो वर्ड बोली जाती है, अरबियन और पार्सियन, ये सब संस्कृत से रिलेटेड है और संस्कृत को ये दरअसल रूट लैंग्वेज मानते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में लीजिए कि अगर मदर को अगर संस्कृत में बोला जाए तो मातर होता है, मतलब सॉरी मित्र होता है, और यही अगर लैटिन में बोला जाता है तो मैटर। तो
इस तरह से जो लैंग्वेज की जो सिमिलरिटी होती है वो मिलती रहती है। तो इनका कहना है कि हो सकता है ये सेंट्रल एशिया से आए हों या फिर रशिया से आए होंगे। ये दरअसल जब इंडिया में आए थे तो दरअसल ये नॉर्थन वेस्टर्न माउंटेन रीजन में ये बस गए थे। ये बसने के बाद वहाँ से अपना दरअसल रह गए, तो वहाँ पे अपना सभ्यता शुरू किया इन्होंने, जो वैदिक के लोग थे। अब ये कहा जाता है कि ये दरअसल कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा बोलते थे, तो ये दरअसल संस्कृत लैंग्वेज और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोले जाते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप वेद पढ़ोगे तो अकॉर्डिंग टू द मैक्स मलर कहते हैं कि अगर वेदों में ज़्यादातर आपका आर्य के जिक्र किया हुआ है, जिसको आर्य कहते हैं, आर्यन कहते हैं लोग, तो आर्य का मतलब होता है नोबल, यानी कुल में सर्वश्रेष्ठ। और इस वजह से जो भारत का नाम रखा था आर्यवत। तो जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करें कि अगर इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो ये दरअसल इंडिया के ओरिजिन के हैं, जो वैदिक एज हैं, और हम जो हैं इन्हीं के ओरिजिन से हैं, इन्हीं की सिविलाइजेशन से हैं। लेकिन जो यूरोपियन हैं वो बोलते हैं कि नहीं, और ब्रिटिश बोलते हैं नहीं, ये सब हमारे हैं, पूर्वज थे। क्योंकि जो राखीगढ़ी में जो अवशेष मिला था हमें डेड बॉडी का, उनके जो डीएनए लिया गया है R1N1, वो दरअसल इंडिया में नहीं, मतलब इंडियन के लोगों में नहीं है। तो ये दरअसल यूरोपियन के लोगों में पाया जाता है R1N1। तो इस वजह से ये जो हैं उनके हो सकते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग की जो खुदाई हुई थी, तो राखीगढ़ी में जो खुदाई हुई थी तो लोग मिले, एक डेड बॉडी मिली, उसका जो डीएनए लिया गया वो दरअसल उस डीएनए का सब चीज़ मिला, लेकिन एक डीएनए नहीं मिला R1N1, वो दरअसल यूरोपियन में मिला, हमारे इंडियन में नहीं मिला। तो यूरोपियन का हो सकता है, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं और हिस्टोरियन बोलते हैं कि ये दरअसल जेनेटिक, जिस तरह से हम पता लगाते हैं कि पूर्वजों के बारे में कि वो किसके पूर्वज थे, तो ये तरीका भी गलत हो सकता है। क्योंकि देखो, अगर आप अभी इंडिया में पढ़ रहे हो और आपकी नौकरी, अगर आपकी नौकरी जो है लंदन में लग जाती है, तो आप लंदन में जाके सेटल हो जाओगे, वहाँ की लड़की से शादी करोगे और बच्चा होंगे, तो ऑब्वियसली जो है जेनेटिक्स में चेंजेज आएंगे ही। तो ड्यू टू माइग्रेशन की वजह से जब वो माइग्रेट किए होंगे, कहीं से भी आए होंगे, तो जो माइग्रेशन करते होंगे, तो जो जिस कंट्री में वो रहते होंगे, तो वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड किए होंगे, जिसके कारण जेनेटिक्स चेंजेज हुए, इस वजह से अवशेष मिलते हैं। अब बात करें कि आर्य का मतलब हो गया आपको कुल में सर्वश्रेष्ठ। संस्कृत इनकी जो थी मेन लैंग्वेज, और इंडो यूरोपियन जो थी इनकी मेन लैंग्वेज थी, जो ये बोलते थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं कि ये कितने ग्रुप में ये बटे हुए थे। तो दरअसल ये दो फेजेस में बटे हुए थे जो वैदिक एज है, एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो दरअसल आपका 1500 BC से 1000 BC तक रहा, और जो लेटर वैदिक पीरियड है 1000 BC से 600 BC तक रहा। अब एक एक करके हम सब बात करेंगे कि इनके पॉलिटिक्स, सोशल, इकोनॉमिक्स और टेक्स्ट के बारे में सब बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि जो अर्ली वैदिक पीरियड्स है वो दरअसल उनका ओरिजिन्स वो कहाँ रहते थे। तो आप मैप में देख रहे हो दोस्तों, ये जो है आपका ये एरिया जो हिमालय के रेंज में आता है, नॉर्थन वेस्टर्न हिमालयाज के रीजन में जो आता है, इसमें दरअसल आपका अर्ली वैदिक के लोग रहते थे उस वक्त, ये उनका राज चलता था। अब दरअसल जो हमारा भारत था वो दरअसल 16 महाजनपदा में बटा हुआ था। ठीक है, जिसमें आपको बात बता दें कि कंभोज, गंधार, कुरु, पंचाली, कोसला, हाँ, ये सब दरअसल था, अवंती, मगधा, हाँ, काशी, ये दरअसल इतने इतने मतलब हमारा भारत दरअसल बटा हुआ था। आपको बता दें कि जो वैदिक, अर्ली वैदिक के जो लोग हैं उनको दरअसल 7 रिवर के नामों से भी दरअसल जाना जाता है। सप्त रिवर नदी का के नाम के साथ समथिंग इस टाइप का उनका नाम है। और ये दरअसल आपकी बात करें कि लेटर वैदिक के लोग, मतलब वो लोग कहाँ रहते थे, तो आप देख रहे हो जो ईस्टर्न नॉर्थ रीजन में जो लोग रह रहे थे वो दरअसल लेटर वैदिक पीरियड के बाद आए। दरअसल पहले एक ही बार नहीं है, दरअसल जब माइग्रेशन होता है, देखिए ऑब्वियसली माइग्रेशन होता है, हुआ था, ये सच है कि माइग्रेशन ही हुआ होगा। और जब माइग्रेशन होता है तो एक ही बार सब कोई उठ के नहीं आता है। पहले जो अर्ली वैदिक के जो लोग होंगे, हो सकता है पहले 100 लोग आएँ, फिर 500 लोग आएँ, 1000 लोग आएँ, फिर इस तरह से फिर बहुत सारे लोग 1 लाख आएँ। जिस तरह से हमारे अभी माइग्रेंट लेबर हैं, आते हैं, देख ही रहे हो, तो उसी तरह से ये ऐसे ऐसे करके आए और बस गए। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो अर्ली वैदिक के बारे में थोड़ा सा, सप्त सिंधु के नाम से मैंने बताया कि हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सप्त सिंधु। सप्त
सिंधु के नाम से ये प्रचलित है। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंड ऑफ 7 रिवर के किनारे ये लोग बसे हुए थे, इसीलिए दरअसल अर्ली वैदिक के लोगों को हम लोग सप्त सिंधु कहते थे, जो आर्यन थे बसे हुए थे। जिसमें नाम है, मैं रिवर का बता दूं, सिंधु रिवर जिसको इंदस कहा जाता है, ठीक है, विपास, विटास्टा, परुसानी जिसको रवि रिवर कहा जाता है, असिकनी, सुतुदरी और सरस्वती। तो ये सब 7 गो नदी है जो 7 रिवर जो नाम पे है, ये इनका नाम रखा गया है सप्त सिंधु। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इनके पॉलिटिक्स के बारे में, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। जो अर्ली पीरियड के टाइम जो लोग रहते थे उनकी क्या एडमिनिस्ट्रेशन थी, और जो लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग रहते थे उनकी क्या एडमिनिस्ट्रेशन थी। ठीक है दोस्तों, आई थिंक वहाँ आपको मैं जहाँ तक बताया आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा। अब आराम आराम से सॉल्व मतलब बात करेंगे इसके बारे में। तो अब चलिए बात करते हैं। फ्रेंड्स, कुल राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी वैदिक पीरियड्स में, अर्ली वैदिक पीरियड्स में कुलीन परिवार ने मिलकर रिश्तेदार को एक ग्राम बनाया था, और ग्राम का जो नेता था वो ग्रामिणी कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब गांव के जो समूह को ये लोग विसु कहते थे, और जिसके जो प्रमुख बने विहायपति बने थे। अब राज्य का जो प्रमुख था वो दरअसल राजा जिसको कहते थे, या राजन, राजा कहते थे या राजन कहते थे। वहाँ पे और भी बहुत सारे किंगडम थे, जैसे कि भारता, मत्स्य, यदस और पुरस। ये दरअसल और भी किंगडम थे इनके अलावा। इनकी जो हाईएस्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी उसको ये लोग जना और ट्राइब कहते थे दोस्तों। इनके असेंबली में 2 बॉडीज़ थी। असेंबली 2 तरीके से होती थी, एक सभा होती थी, एक समिति होती थी। अब जो सभा होता था वो दरअसल जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी काउंसिल वहाँ पे होती थी, गैदरिंग, और जो समिति थी वहाँ पे जनरल पीपल की गैदरिंग होती थी, वहाँ सभा होती थी। अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लेटर वैदिक पीरियड्स की, तो जो किंगडम था दोस्तों, जो सम्मेलन द्वारा बड़े राज्यों ने महाजनपदा या राष्ट्र का जो गठबंधन किया था, इसलिए राजा की जो शक्ति थी उसमें देखोगे दोस्तों बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, और उसने अपनी स्थिति को राजसूया जिसको अभिषेक समारोह, अश्वमेधा यानी घोड़े की बलि, और वाजपेयी यानी रथ दौड़ाना, इस तरह मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे अनुष्ठान मतलब सेक्रीफाई किए, अनुष्ठान किए। और राजाओं ने अपना जो टाइटल रखा वो दरअसल, एक मिनट, वो दरअसल रखा राजविजयन, अहिला भुवनपति, एक रथ और सम्राट, इस तरह की टाइटल उन्होंने ली थी दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे। लेकिन जो समिति और सभा का जो महत्व था वो दरअसल धीरे धीरे कम हो गया था यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसके, ये देख लीजिए दोस्तों एक बात और, कि जो ऑफिसर थे उनके वैदिक पीरियड, उनको ये दरअसल उनके नाम है, ये हालांकि उतने इंपॉर्टेंस नहीं है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, नोट्स की चिंता नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं, मैसेज करते हैं मुझे, ईमेल करते हैं और फेसबुक पे भी मैसेज करते हैं कि सर ये जो आपका नोट्स है ये इंग्लिश में होता है, क्या मुझे हिंदी में प्रोवाइड मिल सकता है क्या? तो जी हाँ, क्यों नहीं, उपलब्ध है। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो, नीचे दिए गए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाओ, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करो ग्रुप। वहाँ पे आपको हिंदी में भी इंग्लिश में भी 2 तरीके से नोट्स आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छा, अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो, वहाँ भी आपको डायरेक्ट मतलब मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो और ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ भी आपको प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से सब हम लोग करेंगे। तो सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो वोमेंस थी वो दरअसल उनको बहुत फ्रीडम दिया जाता और रिस्पेक्ट दिया जाता था अर्ली वैदिक पीरियड्स के टाइम। वोमेंस के द्वारा कुछ लिखे गए पोएट के नाम मतलब उन्होंने लिखा, जैसे अपला, लोपमुद्रा, विश्वावरा और घोषा, इस टाइप के दरअसल ये लोग पोएट लिखे थे कविता। वोमेंस की दरअसल पूरा फ्रीडम थी, उन लोग को सभा और समिति में भी जाने को मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ था। इनके जो मेन एनिमल थे काऊ थे, काऊ को ये लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। बात करें कि जो इनकी जो शादी होती थी वो दरअसल मोनोगेमी होती थी, मतलब एक बार शादी हो सकती थी दोस्तों। और पोलोगेमी कहने मतलब जो बहुभोज होता था दोस्तों, जो शादी होता था वो एक रॉयल और नोबल फैमिली के साथ होता था दोस्तों, ये ऑब्जर्व किया गया, देखा गया है। अर्ली वैदिक के टाइम दरअसल कोई चाइल्ड मैरिज नहीं थी दोस्तों। सोशल डिस्टिंक्शन की बात करें तो उस वक्त भी थोड़ा भेदभाव थे, लेकिन रिजिड नहीं थे, कठोर नहीं थे, हेरिडिटरी नहीं थे दोस्तों। अब बात करें सोशल स्ट्रक्चर लेटर वैदिक पीरियड्स में क्या हुआ कि जो सोसाइटी थी वो दरअसल 4 कैटेगरी में बट गई।
एक हुआ ब्राह्मणीज, क्षत्रियाज, वैश्या और शूद्रा। इन सब क्लासों में जो था इनकी सोसाइटी बढ़ गई। जो इम्पोर्टेंस था और हायर पोजीशन पे जो रहते थे वो ब्राह्मणीज थे और क्षत्रिय थे। ब्राह्मण्स जो थे वो दरअसल पूजा पाठ कराते थे, सारे वेद का पढ़ाई कराना, सभी कुलों को ज्ञान देना, ये ब्राह्मण का काम था, इसलिए इन्हें ऊंचा पद दिया गया था। क्षत्रिय जो थे वो दरअसल राज करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे और राज अपने किंगडम को संभालते थे। अब ये वैश्य जो थे ये दरअसल काम करते थे आपके एक्सचेंज ट्रेड का, जो व्यापार होते हैं इनको ये लोग वैश्य कहते थे। शूद्र जो रथ यात्री होता था, जो रथ चलाता था, जो कुम्हार था, जो बर्तन बनाता था, ये उनको शूद्र कहते थे दोस्तों। तो ये 4 कैटेगरी में दरअसल सोसाइटी थी, इनकी बढ़ गई थी। अब बात करें जो वोमेंस के बारे में, तो देखो वोमेंस को राइट नहीं था, वोमेंस के लिए कोई राइट नहीं था, इनको कोई फ्रीडम नहीं था, उतना रिस्पेक्ट नहीं था। इंसान अगर एक पुरुष के सामने वोमेंस की जो लेवल थी वो दरअसल डाउन थी। और चाइल्ड मैरिज दरअसल कॉमन था लेटर वैदिक पीरियड्स में। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ दोस्तों। अब इसकी इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर की बात करें जो अर्ली वैदिक टाइम के जो थे, तो अर्ली वैदिक के एज में जो इकोनॉमिक्स थी वो दरअसल जो ये लोग थे, पहले बात तो ये लोग देहाती और एक गौशाला थे। इनकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी वो बहुत ही कॉमन थी। ये लोग एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, जिसमें बहुत सारे ये लोग देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट जो बनाए हैं इसमें ये लोग कॉपर, आयरन, ब्रोंज का ज़्यादा यूज किए हैं। ये लोग हॉर्सेस के जो रथ होते थे ये लोग इनके पास था उस वक्त। ये लोग ट्रांसपोर्ट के लिए रथ जो बनाते थे वो लोग घोड़े का रथ ये लोग रखते थे। रिवर के जरिए ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे और ट्रेड करते थे। कॉटन और उलेन फैब्रिक का भी यहाँ पे देखोगे आप यूज किया गया है, यहाँ पे अवशेष मिले हैं अर्ली वैदिक पीरियड में। अब ट्रेड की बात करें दोस्तों, तो देखो ट्रेड पहले तो बटर सिस्टम था, लेकिन बाद में ये लोग कॉइन का यूज किया, जिसको कॉइन का नाम निस्का रखा था। तो ये लोग बाद में पहले बटर सिस्टम का यूज किया, फिर बाद में कॉइन का यूज किया, निस्का। ठीक है, अब लेटर वैदिक पीरियड्स की बात करें, उसकी इकोनॉमी कैसी थी, तो देखो लैंड जो था ज़्यादा मतलब कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता था। इस वजह से जो फॉरेस्ट था उसको ये लोग क्लीन करके लार्जर एरिया में ये लोग एग्रीकल्चर किया करते थे। अब बात करें इस वजह से ये लोग ज़्यादातर देखोगे बरेली, राइस और वीट में ये लोग ज़्यादा पीपल जो थे प्रगति किए अर्ली वैदिक पीरियड्स के टाइम से। इन लोग का जो दरअसल स्पेशलाइज्ड काम होता था, वहाँ पे एक्टिविटी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी, जैसे कि मेटल का वर्क, लेदर का वर्क, कारपेंट्री और पोएट्री एडवांसमेंट दरअसल ज़्यादा हो गई थी उस वक्त, डेवलप की हुई थी, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड्स के टाइम से। फॉरेन एक्सचेंज भी ये लोग किया करते थे। बेबीलोन का भी ये लोग दरअसल ट्रेड किया करते थे, बबूल का। बाद में दरअसल इसका बात करें कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांस आ गए थे अर्ली वैदिक के टाइम से। और ये लोग दरअसल जब एक्सचेंज करते थे, ट्रेड की जब करते थे, तो जब एक्सचेंज करते थे पैसे, दरअसल उस पहले तो निस्कार रहता था, लेकिन बाद में ये लोग गोल्ड कॉइन का यूज किए, सिल्वर कॉइन का भी यूज किए थे दोस्तों। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे अर्ली वैदिक टाइम से कहने का मतलब है कि अर्ली वैदिक के टाइम के बाद से जो लेटर वैदिक एज होता है उस वक्त ये सब चेंजेज हुए थे दोस्तों। उस वक्त के जो लोग थे लेटर वैदिक के टाइम, वो लोग ये सब मतलब इतने एडवांस थे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं तो रिलीजन्स के बारे में। तो देखो जो ऋग्वैदिक आर्यन जो थे वो दरअसल इनके जो मेन गॉड थे वो नेचर थे। वो लोग नेचुरल चीज़ को ज़्यादा मतलब पूजा पाठ करते थे, जैसे कि अर्थ हो गया, फायर हो गया, विंड हो गया, रेन हो गया, थंडर हो गया। ये दरअसल ये नेचर को ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, जिसमें इनके जो गॉड थे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जिसको वाइंड, वरुणा, रेन, इंद्रा। इंद्रा जो था इन लोग का मेन इंपॉर्टेंट गॉड थे, और अग्नि। और इनके जो फीमेल गॉडनेस की बात करें तो अदिति, उसका ये दरअसल इम्पॉर्टेंट गॉडनेस हैं, मतलब फीमेल गॉड। इनके कोई टेम्पल नहीं था दोस्तों, और उस वक्त कोई मतलब ज़्यादा वर्शिप की भी बात करें तो उतना ज़्यादा रीति रिवाज नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड्स के टाइम। मंदिर नहीं था। प्रेयर की बात करें तो दोस्तों ये लोग तपस्या करते थे, और जो वरदान मिलता था भगवान की तरफ से वो उसमें विश्वास करते थे दोस्तों। लेटर वैदिक के टाइम क्या हुआ कि इंद्रा और अग्नि ने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया दोस्तों। इंद्रा और अग्नि को ये लोग ज़्यादा पूछते नहीं थे। जो प्रजापति थे विष्णु और रुद्रा, ये दरअसल 3 गॉड जिसको ये लोग पूछते थे दोस्तों। जिसका प्रजापति का मतलब ये लोग मानते थे कि इन्होंने सारे संसार को बनाया है। विष्णु को बोलते थे कि ये संसार के प्रोटेक्टर हैं, और रुद्र जो थे वो डिस्ट्रॉय हैं।
अब बात करें सेक्रिफिकेशन और रिचुअल्स के बारे में, तो वो ज़्यादा एलोब्रेट था। मतलब अर्ली वैदिक के टाइम के बाद से जो लेटर वैदिक आया वो ज़्यादा एलोब्रेट था, सेक्रिफिकेशन था। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर जो थी वो डिक्लाइन कर गई धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या हुआ कि रिचुअल्स और सेक्रिफिकेशन के रूल इतने आ गए कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था पूजा पाठ करना। जिस तरह से रिचुअल्स ये लोग फॉलो करते थे वो अर्ली वैदिक के टाइम से जो लेटर वैदिक के टाइम है इसमें ज़्यादा आ गया। ये लोग मूर्ति पूजा किए, मंदिर बना इन्हीं के टाइम। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके वैदिक टेक्स्ट के बारे में, तो देखो जो टेक्स्ट है अर्ली वैदिक के टाइम वो दरअसल श्रुति जो थी वो 4 वेदास थे। पहला 4 वेदास में आपका ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है। ये लोग ब्रह्मा, आर्या, उपनिषद ये सब भी मतलब उस वक्त टेक्स्ट मौजूद थी। लेकिन मनुस्मृति स्मृति की बात करें जो लेटर वैदिक पीरियड्स में आया वो इतिहास आया, पुराणास आया, रामायण और महाभारत भी इन्हीं के टाइम आया था। विष्णु पुराण, शिव पुराण भी इन्हीं के टाइम आया, और सूत्र जो भी थे वो सब लेटर वैदिक के टाइम आया। वेदास का जो वर्ड था वो दरअसल जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि 4 वेदास थे, ऋग, आयुर, साम, अर्थ, ठीक है। जो ऋग वेद था वो दरअसल वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट मतलब बताया जाए रिलीजियस टेक्स्ट है वर्ल्ड का सबसे, जिसके अंदर 1028 हाइम्स हैं और ये दरअसल 10 मंडल में क्लासिफाइड है। आयुर्वेद दरअसल बताता है आपको रिचुअल्स के बारे में। ऋग्वेद भी दरअसल आपको रिचुअल्स के बारे में भी बताता है और मोरल के बारे में भी बताता है। आयुर्वेद भी आपके रिचुअल्स के बारे में बताता है। सामवेदा जो था वो म्यूजिक के बारे में बताता है, म्यूजिक, डांसिंग, आर्ट। अर्थवेदा जो था दरअसल आपको मैजिकल फार्मूला, काला जादू और मेडिसिन के बारे में भी अर्थवेदा बताता है, डिस्क्राइब करता है। उसके बाद जो वैदिक बताए टेक्सेस है जैसे कि महाभारत और रामायण, ये दरअसल मोस्ट इपिक कहा गया है भारत का, ये मोस्ट इपिक इम्पॉर्टेंस बुक है महाभारत और रामायण। महाभारत को लिखने वाले वेद व्यास जी थे, और जो वेद व्यास जी कौन थे याद रखना, जो वेदों के रचयिता थे वेद व्यास, याद रखना। और रामायण यानी वाल्मीकि। इसीलिए अगर आप महाभारत और रामायण अगर पढ़ोगे तो उसके अंदर जो वोमेंस को राइट दिया गया है, रिचुअल्स है, जिस तरह से जो नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, आपको इसमें महाभारत और रामायण में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आपने टीवी शो भी देखा होगा तो उसमें देखोगे, चाहे गीता भी पढ़ लो। ये दरअसल किसके टाइम लिखे गए थे, तो आए तो थे अर्ली वैदिक के टाइम, लेकिन इसमें डिस्क्राइब किया गया सॉरी लेटर वैदिक के टाइम आया था, लेकिन जो डिस्क्राइब किया गया है महाभारत और रामायण में वो अर्ली वैदिक के टाइम में डिस्क्राइब किया गया है। इसी वजह से हमें अवशेष मिलते हैं अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में डिफरेंस बताने में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों देखिए हमारा जो था लेक्चर वो तो समाप्त हो गया। अब हम यहाँ पे आपको बोलने वाले थे कि लास्ट में हमें क्यों इसको मतलब इस लेक्चर को ले आया दोस्तों। देखो आर्यन इन्वेंशन जो थ्योरी था वो दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस वजह से मैं ले आया कि बहुत सारे मिसलीडिंग किए जा रहे थे हमारे वेदास के साथ, जो कि 1833 में जब मैक्स मेलर ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को जब इन्होंने पूरा जब रिसर्च किया और हिस्ट्री जब लिखे, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जब ये दिए तो जो ब्रिटिशर थे वो जाने कि देखो यार अगर ऐसा हुआ, अब अगर इंडियन को अगर पता चलेगा कि उनके वेदास वो लोग कितने आगे हैं, तो जो हमारा दबदबा है जो वो पैर जमाना चाहते थे इंडिया में वो सब ख़त्म हो जाएंगे। उस चीज़ को ये लोग पैर जमाने के लिए आर्यन इन्वेंशन थ्योरी लाए, जिसको नहीं माना जाता है दोस्तों। ये बोलता है कि जो नॉर्थ इंडियन थे और जो वेदास थे ये जो वैदिक पीरियड के लोग थे वो दरअसल डेविडियन को यानी साउथ इंडियन लोगों को मार कर भगा दिया गया और यहाँ पे ये लोग रहने लगे। और वो इस तरह से बताएं कि ये जो अर्ली वैदिक के जो लोग हैं वो दरअसल इंडिया के नहीं हैं, वो दरअसल हमारे लोग हैं, हमारे पूर्वज थे। इसी वजह से अब जब हमारे पूर्वज भारत में ही थे तो उनके जो वंशज हैं वो भारत में क्यों नहीं रह सकते थे। इस वजह से वो इस तरह से मिसलीडिंग किए और हिंदुओं को जातिवाद में और छुआछूत में बदलना शुरू किया। देखो पहले ज़माने में सती प्रथा थी लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी दोस्तों। मैंने हर साल टाइम बताया था कि सती क्यों, उनकी माँ दरअसल सती क्यों हुई थी, क्योंकि वो ज़्यादा सो बोली थी, उनको कोई फोर्स नहीं करता था कि जाओ आप सती हो जाओ, वो दरअसल खुद गई थी। और सती प्रथा जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे उनके लिए नहीं था, जो नीची जाति के लोग थे उनके लिए था। वो अगर उन्हें मन है तो वो भी
सती दे सकती हैं। लेकिन जब राजपूताना के टाइम ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया क्योंकि जो मुगल्स थे वो इंडिया में जब इन्वेड किए, और जब जिस तरह से जो वोमेंस के जो हस्बैंड होते थे जब डेथ मर जाते थे तो उनके साथ गलत गलत व्यवहार करके उन्हें ज़बरदस्त उनके साथ शोषण और इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता था। इस वजह से वहाँ की जो सोसाइटी थी उस वक्त राजपूताना के टाइम औरतों को बोले कि आप सती ही हो जाइए, वही आप में आपके लिए फ़ायदा है, नहीं तो जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो आपको उठा कर ले जाएंगे। इस वजह से वो लोग फॉलो करने लगे। अब ये फॉलो करते करते इसको कंपल्सरी कर दिया गया है दोस्तों। अब कंपल्सरी होने के कारण दोस्तों ये दरअसल एक ब्रिटिश को पॉइंट मिल गया, और ये दरअसल पूरी तरह से हमें डिक्लाइन करने के लिए पूरा समझ लीजिए हर एक चीज़ में ये लोग भेदभाव किया, और जो भी वेदाज हैं उनमें भी ये लोग कटौती की, उनमें भी ये लोग छेड़छाड़ किया, जिसके कारण आर्य समाज जो था वो जान गया थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और उसके बाद आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने अपना रियल वेदाज लिखा। तो दोस्तों यही कहानी था, और इसी वजह से आपको मैं वीडियो लास्ट में ले आया, क्योंकि आप तो पढ़े हो एंशियंट हिस्ट्री किस तरह से जो राजा लोग थे वो अपने प्रजा के साथ किस तरह से व्यवहार करते थे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, सारे किंगडम के बारे में पढ़ा और जाना दोस्तों। तो यही मेरा मकसद था दोस्तों कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है और कॉम्प्लिकेटेड है हमारे रिलीजन्स को लेके, तो वो सब हट जाए दोस्तों के माइंड से। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स की चिंता ना कीजिए दोस्तों, नोट्स मैंने बताया जिस तरह से आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम में मिल जाएंगे, बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कीजिए ग्रुप और आपको वहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।